नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लासेस की। और आज हम बात करने जा रहे हैं बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों ही थर्ड ईयर के छात्रों के लिए फाउंडेशन कोर्स में इंग्लिश लैंग्वेज की, ठीक है ना। तो कुछ बच्चों का भी एग्जाम 2-3 दिन बाद में होने वाला है। तो फाउंडेशन में हिंदी और इंग्लिश का, तो हिंदी वाली क्लासेस को हम कल डिस्कस कर चुके थे। इसका एक पेपर बचा हुआ था इंग्लिश का, ठीक है। तो इंग्लिश में भी हम टॉप जो 50 क्वेश्चन होंगे ना, उनको जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, उन क्वेश्चनों को मैं आज आपको देने वाला हूं इस सेशन के माध्यम से। तो आइए डायरेक्टली शुरू करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ऑल यूनिवर्सिटी के लिए है, मध्य प्रदेश की ऑल यूनिवर्सिटी के लिए। उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स वाला आपका सब्जेक्ट है, जो कि फाउंडेशन के अंतर्गत आता है। और अभी इस वर्ष आपसे एमसीक्यूज के रूप में ही पूछे जाएगा पेपर। अभी कोई बदलाव नहीं है। फर्स्ट ईयर में बदलाव हुआ है, सेकेंड और थर्ड ईयर में सेम रहेगा जैसे पिछले 3-4 सालों से चला आ रहा है। क्लियर है ना। तो कोई डाउट अपने मस्तिष्क में मत पालिएगा। तो थर्ड ईयर के फाउंडेशन कोर्स में इंग्लिश का मॉडल पेपर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लासेस की। और दोस्तों, ये नोट्स भी अवेलेबल है, आप चाहें तो पीडीएफ के रूप में नोट्स, मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर होके, अगर आपके पास 2-3 दिन का टाइम है, आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो नोट्स अवेलेबल है। सब्सक्रिप्शन होता है 149 रुपए का, मैं आपको बताऊंगा, है ना। नंबर भी दिए गए हैं, इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और बेसिकली मैं सेशन के लास्ट में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि इसका सब्सक्रिप्शन कैसे मिलेगा, है ना। 149 का सब्सक्रिप्शन जो होता है, ये इसमें जैसे 4 नोट्स आपको अवेलेबल हो जाती है। लेकिन फिलहाल अभी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। आइए थोड़ा स्पीड से बढ़ेंगे। 50 क्वेश्चनों का सेशन है, तो सेशन काफी लंबा ना हो जाए। हाँ, और अन्य सेशनों से थोड़ा सा ज्यादा जरूर रहेगा, मुश्किल से जो है 5-10 मिनट थोड़ा ज्यादा ही चलने वाला है आज का सेशन ना। तो यार देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके आता हूँ ना, तो बस आप लोगों से कुछ नहीं बोलता हूँ, सिर्फ इतना बोलता हूँ कि सेशन अगर आप देखिए, अगर आप सेशन में रुक रहे हैं, सेशन को ले रहे हैं ना, तो इसका मतलब के लिए वैल्यूएबल है। आपको पसंद आए नहीं आए, लेकिन आपके काम का है। तो सेशन अगर आप देख रहे हैं, उसका लुत्फ़ ले रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दें। और साथ में एक सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है आप लोगों की, कि सेशन के एंड तक बने रहने की, है ना? तो बीच में छोड़ के कृपया करके ना जाएँ, तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए, तो सेशन के एंड तक रहना है और सेशन को लाइक करना है, ये 2 ज़िम्मेदारी आप लोगों की, बाकी सारी ज़िम्मेदारी मैं अपनी खुद की निभा रहा हूँ। आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन टॉप कैटेगरी वाले क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए, व्हाट डज़ द ट्रेन सिम्बोलाइज़ इन द पोएम? आपको पोएम का नाम तो पता ही होगा, मैं हर जगह तो आपको नाम बताऊँगा नहीं, है ना? द एक्सप्रेस जो पोएम है, उसमें कहा गया है कि ट्रेन जो है किसकी सिंबल है? किसके सिंबल है? तो प्रोग्रेस, एडवांसमेंट की, या ट्रेडिशनल स्टेबिलिटी की, नेचुरल एंड ट्रैक्वालिटी की, या फिर आइसोलेशन एंड लोनलेसनेस की? किसकी है दोस्तों? तो प्रोग्रेस एंड एडवांसमेंट की सिंबल बताई गई है इस द एक्सप्रेस पोइम के अंतर्गत ट्रेन को। क्लियर है? ऑप्शन ए यहाँ क्लियर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन अ सोनेट? कौन सी? द एक्सप्रेस। तो द एक्सप्रेस जो गाता है, उसमें कितनी लाइन है टोटल? तो मैंने आपको क्लासेस पढ़ा भी चुका हूँ ना, डिटेल में पढ़ा भी चुका हूँ मैं आप लोगों को। कितनी लाइन बताई गई थी? 14 लाइन है। इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द वर्ड्सवर्थ बोर्न? तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो महोदय हैं, है ना, इंग्लैंड के, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों ये कोकोमोर्थ नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गॉड इज राइजिंग फ्रॉम द सी? तो समुद्र से उभरते हुए देवता को क्या कहा जाता है? ट्राइटन। क्या कहा जाता है दोस्तों? ट्राइटन। ऑप्शन ए इज योर आंसर। ठीक है। आपके पास कई कुछ कुछ बुकों में यहाँ पर प्रोटेजस कहा गया है, लेकिन प्रोटेजस जो है, ये इनके पुत्र कहलाते हैं ट्राइटन के, इसलिए ट्राइटन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बुक में अगर प्रोटेस्ट दिया गया है तो उसको करेक्ट कर लें, सही कर लें, है ना। बहुत सारी किताबों में ना देखा है, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर विशेष कमेंट कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैन फियर ऑफ प्रोटोगोनिस्ट? जो हमारे नायक हैं कविता के, है ना, माय फाइनेंशियल करियर, इनको किस चीज का डर है? किस बात का डर इनको सता रहा था? तो फियर ऑफ बैंक, बैंक का डर इनको सता रहा था। कौन सा डर था इनके अंदर? बैंक का डर, है ना। स्टोरी तो आप लोगों ने पूरी सुनी ही होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। नहीं सुनी हो और टाइम हो आपके पास, तो डिटेल क्लासेस में जरूर जाकर के एक बार देख लीजिएगा। बीए थर्ड ईयर इंग्लिश लैंग्वेज के नाम से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहां पर पूरे क्रम से लेक्चर मिल जाएंगे आपको डिटेल में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द प्रोटोगोनिस्ट डिस्क्राइब द बैंक क्लर्क? तो जो हमारे प्रोटोगोनिस्ट महोदय हैं, जो नायक है ना, ये बैंक क्लर्क को किस रूप में देखते हैं? फ्रेंडली देखते हैं, वेलकमिंग के रूप में देखते हैं, है ना, या इंटिमिडेटिंग या फॉर्मिडेबल देखते हैं? एग्जैक्टली डरावने और रोबदार के रूप में देखते हैं। जो क्लर्क है वो डरावने नजर आते हैं उनको, हमारे
प्रोटोगोनिस्ट को, यानी हमारे नायक को, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ डज द प्रोटोगोनिस्ट परसीव द बैंक क्लर्क अपीयरेंस। तो क्या सोचते हैं उनके बारे में, तो वो सोचते हैं कि इमिटेटिंग एंड स्टर्न, ये अभी हमने पढ़ा, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन चेंज होकर के भी इस प्रकार से आ सकता है, डरावने रूप में वो उनको नजर आते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होगा आपका इन क्यूरियस एक्सपीरियंस रनिंग फॉर गवर्नर। अब आपकी यहाँ पर पार्ट चेंज हो चुका है, रनिंग फॉर गवर्नर आपका पूरा एक है ना। तो व्हाट स्टेट इज द नरेटर रनिंग फॉर गवर्नर इन। तो इसमें जो है, जो हमारे नरेटर रहे हैं रनिंग फॉर गवर्नर के, है ना, पोइम के, तो इसके जो नरेटर रहे हैं ये कहाँ से है, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया से, टेक्सास से, या फ्लोरिडा से, कहाँ से दोस्तों। इसका राइट आंसर ए होगा, आप सभी जानते हैं, अगर डिटेल क्लास थोड़ी बहुत भी आपने पढ़ी होगी तो ली होगी, तो न्यूयॉर्क से है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज द नरेटर सीक एडवाइस फ्रॉम द रिगार्डिंग हिज कंसर्न। तो यहाँ पर कहा गया है कि नरेटर ने जो है किसको एडवाइस कर रहे हैं, किसको एडवाइस किया गया है, तो हिज ग्रैंड मदर को, हिज कंपेन मैनेजर को, हिज लॉयर को, या उसके अपने बेस्ट फ्रेंड को। तो इस पूरी कविता के अंतर्गत उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को ही जो है एडवाइस किया था इसके माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द एसे अ क्यूरियस एक्सपीरियंस, कौन सा, रनिंग फॉर गवर्नर, पोर्ट्रे द मीडियाज रोल इन अ शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। तो पब्लिक ओपिनियन के लिए क्या है, तो अनबैस्ड, ऑब्जेक्टिव, या ट्रस्टवर्दी, या रिलायबल, या इजीली मैनिपुलेटेड, या सेंसेशनलिस्टिक्स, या फियर बैलेंस्ड। इसमें यार थोड़ी सी कंफ्यूजन मुझे है, एक्चुअली इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है। इसका आंसर जरा देख लेते हैं, कौन सा आंसर इसमें निकल कर आ रहा है। इसका राइट आंसर सी आ रहा है, इजीली मैनिपुलेटेड। ठीक है, तो आसानी से किसी व्यक्ति को मैनिपुलेट कर लेना ना, आसानी से किसी व्यक्ति को मैनिपुलेट कर लेना, ये इसका आंसर आ रहा है। रनिंग फॉर गवर्नर आपका जो है पार्ट है। ठीक है, पोर्ट्रेट द मीडियास रोल इन शेपिंग पब्लिक, अब ऐसे सही भी है ना। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन की अगर बात करें, पब्लिक ओपिनियन में तो मीडिया का एक प्रकार से रोल किस प्रकार का, तो इजीली मैनिपुलेट कर लेना जनता को। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे कंफ्यूजन इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा मीडिया का रोल, एक्चुअल में जो रोल होता है ना, वो क्या होगा आपका, रिलेबल होगा। कौन सा, ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए, ट्रस्टवर्थी एंड रिलेबल होना चाहिए। लेकिन हमारी जो कहानी है रनिंग फॉर गवर्नर, इस कहानी के अनुसार मीडिया का रोल क्या बताया गया है, इजीली मैनिपुलेटेड करना, किसी भी व्यक्ति को आसानी से मैनिपुलेट कर लेना, जैसा कि हमारा नायक इसमें मैनिपुलेट हुआ था, और मैनिपुलेट होकर के वो सपने में ही राजनीति में आ गया था, है ना, गवर्नर बनने का सपना देख, सपने में ही राजनीति में आ चुका था। तो पूरी कहानी मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई है हालांकि, है ना। तो बेसिकली ठीक है, 80% में इसको चांसेस दे रहा हूं, ऑप्शन सी ही योर करेक्ट आंसर। ठीक है ना, बाकी कुछ करेक्शन होगा ना तो मैं क्लास के तुरंत बाद जाऊंगा और आपको नोटिफाई करवा दूंगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से। जो बच्चे ग्रुप में नहीं जुड़े हो व्हाट्सएप ग्रुप में, उनको कमेंट सेक्शन में, वो जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहां पर भी मैं नोटिफाई करवा दूंगा अगर कोई चेंजेस होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फटाफट थोड़ा। व्हाट इज द सेंट्रल थीम एक्सप्लोर्ड इन द एसे। तो जो ऐसे हम पढ़ रहे हैं, है ना, द गवर्नर, इस ऐसे की जो सेंट्रल थीम है, बेसिक सेंट्रल थीम वो कौन सी है, करप्शन इन पॉलिटिक्स है, या पावर ऑफ मनी इन कंपेनिंग है, या रोल ऑफ द कैरेक्टर्स इन पॉलिटिक्स है, या वोटर एपैथी है। वैसे तो सभी इसमें इन सभी को इंक्लूड किया गया है, लेकिन सेंट्रल थीम की जब हम बात करते हैं तो सपने में ही हमारा जो नरेटर है वो सपने में ही राजनीति में चला जाता है और क्या बन जाता है, गवर्नर बन जाता है सपने में ही। तो यहाँ पर पॉलिटी में राजनीति में यहाँ जो करेक्टर की भूमिका है ना, चरित्र की भूमिका है, उसको केंद्र बनाया गया है, इसलिए ऑप्शन सी यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेररिज्म इज डिफाइंड एज, तो हम आतंकवाद को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो आतंकवाद को एक्ट ऑफ वायलेंस कमिटेड बाय द इंडिविजुअल्स, या इंडिविजुअल मतलब एक सिंगल व्यक्ति के माध्यम से वायलेंस किया जाता है, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा, या पर्सनल गेन के द्वारा। जी हाँ, एग्जैक्टली, एक्ट ऑफ वायलेंस कमिटेड फॉर पर्सनल गेन्स। तो कोई व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वायलेंस को बढ़ावा देता है, एग्जैक्टली टेररिज्म हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ऑप्शन सी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द मोटिव्स बिहाइंड टेररिज्म। क्या कहा गया, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब मोटिव्स बिहाइंड टेररिज्म। तो टेररिज्म को बेहतर तरीके से
कौन सी लाइन आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करती है? टेररिज्म इज अ मोटिवेटेड सोलेनली बाय रिलीजियस बिलीफ। क्या धार्मिक मान्यताओं के आधार पर ये होता है, या फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होती है, या फिर टेररिज्म हैज नो क्लियर मोटिव्स एंड इट ड्राइव बाय रैंडम एक्ट ऑफ द वॉयलेंस। एग्जैक्टली, जो भी वॉयलेंस होता है ना, उसका कोई क्लियर मोटिव नहीं होता है, कोई क्लियर मोटिव नहीं होता है, बल्कि रैंडम एक्ट होते हैं, रैंडम एक्ट होते हैं। ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ द ट्रांसमिशन फॉर द कोविड-19 वायरस? तो कोविड-19 वायरस के फैलने के कुछ कारण है ना, उनमें से मुख्य कारण कौन सा? थ्रो द कंटिमेटेड फूड एंड, मतलब तो फूड और वाटर से फैल रहे थे, या इन्फेक्टेड सरफेस एरिया से फैल रहे थे, या मॉस्किटोस बाइट से फैल रहे थे, या थ्रो द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट व्हेन द इन्फेक्टेड पर्सन्स कफ एंड, एग्जैक्टली बिल्कुल ये कफ और है ना स्नीजेस के माध्यम से ये ज्यादा फैल रहा था। और आप सभी पता है कि इसी कारण से मास्क और जो है सैनिटाइजर वगैरह इनका यूज किया गया था, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार क्लासेस को चेक कर लें यार, साउंड का इश्यू तो नहीं आ रहा है? हाँ, इट्स ओके, सब क्लियर है। कुछ ऐसा इश्यू आए ना तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप कोई प्रतिबद्ध नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द कोविड-19? तो कोविड-19 में कौन कौन से कॉमन सिम्टम्स नजर आए थे? तो यहाँ पर ऑप्शन सी को देखिए, कफ, फीवर एंड डिफिकल्ट ब्रीथिंग। ठीक है ना, तो सांस लेने में तकलीफ आना और हल्का सा बुखार, है ना, कफ वगैरह आना, तो ये सिम्टम्स है कोविड-19 के। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वियरिंग अ फेस मास्क ड्यूरिंग द कोविड-19? तो जो हम फेस मास्क लगा रहे थे उसके पीछे क्या रीजन था? तो कोविड को या वायरस को फैलने से रोकना। एग्जैक्टली, है ना, वायरस को फैलने से रोकना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में, ठीक है, वायरस टू अदर्स। ठीक है, स्प्रीड ऑफ द वायरस टू अदर्स, दूसरे लोगों तक वायरस ना फैले, इसके लिए हम, है ना, फेस मास्क का यूज कर रहे थे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच कंट्री इज नोन एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी? तो भी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है? इंडिया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया गेन इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल? भाई कब, किस वर्ष में? तो 1947 में हमने आजादी पाई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट, विच इंडियन साइंटिस्ट इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं हम? एपीजे अब्दुल कलाम को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बी आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। विच सिटी इन इंडिया इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? पूरी दुनिया जानती है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से, किसको जानते हैं? बेंगलुरु को। ऑप्शन सी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन्स इंपावरमेंट रेफर्स टू? वुमेन्स इंपावरमेंट किसको रेफर करती है? वुमेन्स गैनिंग सुपरियरिटी और ओवर मैन, तो है ना, मतलब कि पुरुषों के ऊपर अधिकार जमाना, क्या ये सही है या नहीं? या फिर ट्रेडिशनल जेंडर रोल, टेकिंग ऑन ट्रेडिशनल जेंडर रोल, या फिर वुमन हैविंग इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज एज अ मैन? तो पुरुषों के समान महिलाओं को भी समान अधिकार और समान अवसर मिलना, क्या ये सही है? एग्जैक्टली, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी का क्या मतलब होता है? तो जेंडर इक्वालिटी का मतलब होता है इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ मैन एंड वुमेन्स। वुमेन, वुमेन ये कटा हुआ है तो कंफ्यूज मत होइएगा, वुमेन कुछ नहीं होता, वुमेन कंप्लीट होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज, मैन हो या मतलब पुरुष हो या महिला, सभी को समान अधिकार और अवसर मिलना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वुमेन्स रोल इन वर्कफोर्स हैज? तो महिलाओं का जो है ना, हमारे कार्य क्षेत्र में क्या भूमिका, कार्य स्थल पर क्या भूमिका है, कार्य क्षेत्र में क्या भूमिका है? तो महिलाओं की कार्य क्षेत्र में भूमिकाएं सिग्निफिकेंटली बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, तो पिछले कुछ वर्षों में हमने इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इन रिसेंट ईयर्स, तो पिछले कुछ सालों से हमने महिलाओं की भूमिका वर्क क्षेत्र में बढ़ती हुई देखी है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू एरा हैज सीन अ शिफ्ट इन सोशल एटीट्यूड टुवर्ड्स द वुमन? तो समाज में महिलाओं के प्रति जो दृष्टिकोण है उसमें बदलाव आया है, काफी बदलाव। तो कैसा बदलाव आया है? वुमन फेसिंग इंक्रीज्ड डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वालिटी? क्या जो बदलाव अभी हाल ही में हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से, क्या डिस्क्रिमिनेशन का आया है, इनइक्वालिटी का आया है, असमानता का? या फिर वुमन बीइंग कन्फाइन द ट्रेडिशनल जेंडर रोल, मतलब कि जो पहले से जो भी है ना टूटी फूटी सब रूढ़ियाँ चलती आ रही थी वो आज भी चल रही है?
या फिर वुमन गैनिंग मोर रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन फॉर देयर कंट्रीब्यूशंस। एग्जैक्टली, तो महिलाओं के मान सम्मान में वृद्धि हुई है, ठीक है, तो उनको रिस्पेक्ट मिली है, इसलिए वो कार्य क्षेत्र में भी एंट्री हुई उनकी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूटीओ इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो ये जो डब्ल्यूटीओ होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों? तो फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड रिजॉल्विंग ट्रेड डिस्प्यूट्स के प्रति। ऑप्शन ए इज योर आंसर। नेक्स्ट है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन दैट जिसको हम एमएनसीज कहते हैं, है ना, एमएनसीज कहते हैं, तो ये किस प्रकार की कंपनियां होती है? कंपनीज दैट ऑपरेट ओनली विद इन अ सिंगल कंट्री, मतलब कोई ऐसी कंपनी जो किसी एक देश में ही वर्क करती हो, या फिर कंपनीज दैट हैव अ ग्लोबल प्रेजेंस एंड ऑपरेट इन अ मल्टीपल कंट्रीज, है ना, एक से ज्यादा कंट्रियों में अपना व्यापार चला रही हो। एग्जैक्टली ऑप्शन बी टाइप की कंपनियां जो होगी, है ना, जो कंपनियां ग्लोबली होती है, ग्लोबली प्रेजेंस होती है, दुनिया के लगभग हर देशों में उनके ऑफिस होते हैं, ब्रांचेस होती है, उन कंपनियों को मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं, एमएनसीज कहते हैं। क्लियर? ऑप्शन बी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सोशल सर्विस? सोशल सर्विस क्या होती है? एक्टिविटीज दैट बेनिफिट्स इंडिविजुअल, ऐसे वर्क, ऐसी एक्टिविटीज जो इंडिविजुअली बेनिफिट करती हो, किसी एक व्यक्ति को बेनिफिट देती हो, या फिर एक्टिविटीज दैट बेनिफिट सोसाइटी एट लार्ज। एग्जैक्टली, जो समाज के एक बड़े हिस्से को फायदा पहुंचाए उसे हम सोशल सर्विस कहेंगे। ऑप्शन बी इज जो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज सोशल सर्विस टीच स्टूडेंट्स अबाउट सोशल चैलेंजेस? तो जो हमारी सोशल सर्विसेज होती है, समाज सेवा होती है, उसके माध्यम से हम सामाजिक जो छात्र होते, छात्र छात्र सामाजिक चुनौतियों को किस प्रकार से सीखते हैं, किस प्रकार देखते हैं? तो सामाजिक सेवा क्या सिखाती है? इट टीच देम टू इग्नोर सोशल चैलेंजेस, तो समाज की चुनौतियों को इग्नोर करना सिखाती है समाज सेवा। या फिर इट टीच, मतलब यानी कि जो कि छात्र समाज सेवा में हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं, तो वो क्या सीखते हैं सामाजिक चुनौतियों के प्रति? क्या उनको इग्नोर करना सीखते हैं, या फिर वो इनडिफरेंट टू सोशल चैलेंजेस, इंडिपेंडेंट करना सीखेंगे, या फिर इट टीच देम टू अंडरस्टैंड एंड एड्रेस सोशल चैलेंजेस, यानी कि सामाजिक चुनौतियों को समझना और फिर उनका समाधान निकालना, क्या सीखते हैं? तो ऑप्शन सी करेक्ट है। तो जो स्टूडेंट जब समाज सेवा में हिस्सा लेते हैं तो समाज की चुनौतियों के बारे में वो सीखते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं, उनको हल करना समझ पाते हैं कि उनका कैसा हल किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट आर सम एग्जांपल ऑफ सोशल सर्विस एक्टिविटीज फॉर स्टूडेंट? तो छात्रों के लिए कुछ ऐसे, है ना, सोशल सर्विसेज के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? एनजीओ में वॉलंटियर के रूप में हिस्सा लेना, या फिर चैरिटी के माध्यम से हिस्सा लेना, है ना, पार्टिसिपेट करना, जो पर्यावरणीय कंजर्वेशन होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, पर्यावरण के प्रोजेक्ट होते हैं उनमें। तो एग्जैक्टली छात्र जो है एनजीओ के माध्यम से, चैरिटी के माध्यम से, या पर्यावरणीय प्रोजेक्टों के माध्यम से हिस्सा ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन कंसर्न एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ सेल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग? या क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई ड्राइविंग करते समय सेलफोन यूज करना क्या होगा उससे? क्या इंक्रीज्ड इंक्रीज्ड फ्यूल कंजम्पशन, क्या आपका पेट्रोल गाड़ी ज़्यादा खाने लगेगी, या इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इन्वायरमेंट का पोल्यूशन बढ़ेगा, या फिर कंप्रोमाइज्ड रोड सेफ्टी, या आप अपनी सेफ्टी से कंप्रोमाइज कर रहे हैं? एग्जैक्टली अगर आप गाड़ी चलाते समय फ़ोन का यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं? रोड सेफ्टी से आप कंप्रोमाइज करने लगते हैं। ऑप्शन सी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज टेक्सटिंग वाइल ड्राइविंग अफेक्ट द लाइक्लीहुड ऑफ अ क्रैश? तो एक्सीडेंट की संभावनाओं पर क्या असर पड़ता है टेक्सटिंग का, है ना, कॉल का नहीं, अब मैसेज करने का। कुछ लोगों को आदत होती है ना गाड़ी चलाते समय मैसेज करने की, तो उससे क्या क्या फर्क पड़ेगा? लाइवलीहुड ऑफ अ क्रैश यानी एक्सीडेंट की संभावनाओं पर। तो क्या ये संभावनाएं, रिस्क की संभावनाएं कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है? ऑप्शन ए कहता है भाई डिक्रीज हो रही है, नहीं ना। हैज नो इम्पैक्ट ऑन द रिस्क ऑफ क्रैश, तो एक्सीडेंट की संभावनाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या इंक्रीज द रिस्क ऑफ अ क्रैश, एग्जैक्टली इंक्रीज ऑफ अ रिस्क ऑफ द क्रैश, ना, एक्सीडेंट के जो रिस्क है, चांसेस है, वो बढ़ जाते हैं टेक्सटिंग के माध्यम से भी। ऑप्शन सी इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्यूटर्स इन एवरीडे लाइफ? कंप्यूटर का हमारे जो रोजमर्रा का जीवन होता है ना, उसमें क्या महत्व है? रोजमर्रा के जीवन में कंप्यूटर का क्या महत्व है? द फैसिलिटेट फास्टर कम्युनिकेशन, तो हमारे कम्युनिकेशन को फास्टर बना देता है। इन्फॉर्मेशन, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन तक एक्सेस पहुंचाता है।
और ऑप्शन सी रिवोल्यूशनाइज डेली रूटीन, तो हमारे जो रोजमर्रा का जो रूटीन है, डेली रूटीन है, उसमें क्रांति ले आता है। एग्जैक्टली तो तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी इज योर आंसर, ऑल ऑफ द एबव। क्लियर, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाउ हैव कंप्यूटर्स इन्फ्लुएंस्ड हेल्थ केयर। तो भाई जो हमारे हेल्थ केयर में कंप्यूटर ने क्या भूमिका पे की है, कैसे प्रभावित कर रहा है? तो भाई लिमिटिंग एक्सेस मेडिकल सर्विस, ऑप्शन ए पूरी तरह गलत हो जाएगा, क्योंकि ये लिमिट नहीं करता, रोकता नहीं है मेडिकल सर्विसेज को, रिड्यूस भी नहीं करता है किसकी, हेल्थ केयर की क्वालिटी को, बल्कि क्या कर रहा है, इनहांस कर रहा है, बढ़ा रहा है, इनहांसिंग मेडिकल रिसर्च एंड डेटा मैनेजमेंट। एग्जैक्टली ऑप्शन सी इज आंसर, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है, व्हाट रोल हैज साइंस प्लेड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। तो हमारा जो विज्ञान है वो मेडिकल के क्षेत्र में क्या भूमिका अदा कर रहा है? तो भाई ये जो है ना, इट हैज इंक्रीज्ड द स्पीड ऑफ डिसीज, क्या कर रहा है, क्या हमारी जो बीमारियां हैं उनको बढ़ा रहा है विज्ञान, या इट हैज डिक्रीज्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्या हमारे जीवन की जीवन प्रत्याशा जिसको हम बोलते हैं वो कम कर रहा है विज्ञान? तो दोनों तो गलत है ना, ये क्या हो जाएगा, इट हैज इम्प्रूव्ड डिसीज प्रिवेंशन, बीमारियों को रोकने में और उनका इलाज करने को ये इम्प्रूव कर रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द वर्ड फॉर अ पर्सन हु स्टडीड द स्टार एंड सेलेस्टियल बॉडीज। तो यहाँ कहा गया है कि एक ऐसा व्यक्ति जो तारों और हिंदी में क्या बताऊं तो तारे और खगोलीय पिंडों के बारे में जो पढ़ाई करता है, पढ़ता रहता है, उसके चक्कर में पड़ा रहता है, वैसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, एस्ट्रोनॉमर कहेंगे, या जियोलॉजिस्ट कहेंगे, बायोलॉजिस्ट, या फिजिसिस्ट? क्या कहेंगे, एस्ट्रोनॉमर, है ना, एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमर। क्लियर, ऑप्शन ए इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्ड फॉर अ पर्सन। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहेंगे, जो अ पर्सन हु ट्रेवल्स फॉरेन कंट्री फॉर द सेटल परमानेंटली, कोई व्यक्ति जो हमेशा के लिए दूसरे देश में सेटल हो गया है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? अब यहाँ दोस्तों ध्यान सुनिएगा, यह काफी कंफ्यूजन होती है। इमिग्रांट, माइग्रांट, एमिग्रांट, माइग्रांट, या इमिग्रांट, या रेफ्यूजी, क्या कहेंगे? अब यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा इमिग्रांट, इमिग्रांट। अब इमिग्रांट ऐसे व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है जो किसी अन्य देश में हमेशा के लिए शिफ्ट हो चुका है, यानी उसने वहां की नागरिकता ले ली है। लेकिन वहीं अगर बात करें इसका मिलता जुलता, इमिग्रांट, एमिग्रांट, तो ये एमिग्रांट जो होता है ना, ये होता है कि एक प्रकार से अ, अपने देश को छोड़कर चले जाना। लेकिन यहाँ पर ये क्लियर नहीं होता है कि वो हमेशा के लिए गया है ना, यहाँ छोड़ने की, इमिग्रांट उस व्यक्ति को जो देश को छोड़कर गया है, ऐसा नहीं किसी देश में सेटल हो चुका, नहीं। अगर वो जैसे कि जब वो देश छोड़कर गया है तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, इमिग्रेंट कहेंगे, एमिग्रांट, ठीक है। एमिग्रांट थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, एमिग्रेंट कहेंगे। लेकिन जब वो किसी देश में जाकर सेटल परमानेंटली हो गया है तो उसको फिर कहेंगे इमिग्रांट। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी में जो माइग्रेंट कहा गया, कि माइग्रेंट क्या होता है, कि जरूर नहीं कि एक देश से दूसरे देश में जाए, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जाएगा तो वो माइग्रेंट कहलाएगा। और रिफ्यूजी होता है दोस्तों जो मजबूरी में अपना देश छोड़कर जाना पड़े, उसे रिफ्यूजी कहेंगे। मजबूरी में, जैसे युद्ध हो गया, या कोई अकाल पड़ गया, या कोई अन्य रीजन भी हो सकता है ना। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विच वर्ड इज अ होमोनिम, होमोनिम फॉर राइट। तो भाई जो आपका राइट वर्ड है, राइट है ना, राइट, इसका होमोनिम कौन सा है? समान, समान दिखने, सुनने, पढ़ने वाला। तो राइट का होमोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम निकल रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड इज अ होमोनिम फॉर बैट। तो वैट का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए वैट। क्लियर है, ये वैट आपका वजन और ये वैट आपका इंतजार, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग मीन्स। तो कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, इसका ये एक मुहावरा है, इसका मतलब क्या होता है? बहुत महंगा। इसका हिंदी अर्थ भी बहुत महंगा होता है, गूगल कर लीजिए आप लोग। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग क्या होता है? बहुत महंगा। और इसका ये मुहावरा का नाम ही बहुत महंगा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? टू बी वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा। नेक्स्ट लेते हैं, पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक यानी कि बहुत सस्ता या बहुत आसान, बहुत आसान। कोई काम आपको दिया गया है और आपको लगा कि वो तो बहुत आसान है यार, ये पीस ऑफ अ केक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर एन इजी टास्क, ठीक है ना। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। बने रहे क्लासेस में, कृपया करके लास्ट तक बने रहे, ताकि आपके सभी क्वेश्चन आपको सही तरीके से मिल सके, है ना। चलिए
वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून, ब्लू मून बहुत कभी कभार नजर आता है, इसलिए रेयरली इसको याद रखिए, रेयरली, तो वेरी रेयरली, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, कभी कभार नजर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इज कॉमनली मिसयूज्ड इंस्टेड ऑफ देयर, तो देयर शब्द की जगह कभी कभार हम मिसयूज कर लेते हैं, दूसरा शब्द लिख देते हैं, कौन सा शब्द ऐसा है वो इन शब्दों में से, तो ये है देयर, ऑप्शन ए देयर। तो कभी कभी हम देयर के स्थान पर देयर का यूज कर लेते हैं और वहीं पर हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन के कारण लिख देते हैं, गलती कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है, विच वर्ड इज कॉमनली मिसयूज्ड प्लेस ऑफ प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल कौन है, ये प्रिंसिपल महोदय है, हमारे स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के शब्द के स्थान पर हम कभी कभी इस प्रिंसिपल शब्द को यूज कर लेते हैं, ऑप्शन ए वाले को प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल है स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल महोदय और ये प्रिंसिपल है सिद्धांत, प्रिंसिपल के प्रिंसिपल। क्लियर है, ऑप्शन ए इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स, एक अच्छी कम्युनिकेशन कैसी होना चाहिए, स्पीकिंग लाउडली, तेज बोलने को अच्छी कम्युनिकेशन होगी, या लिसनिंग एक्टिवली, ध्यान से सुनना, या इंटरप्ट करना किसी दूसरे को, या कॉम्प्लिकेटेड वोकेबलरी यूज करना, नहीं बल्कि अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना ही एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकती है, ऑप्शन बी यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ ब्लॉग, ब्लॉग का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, ब्लॉग का प्राइमरी पर्पस होता है आपका टू प्रोवाइड इंफॉर्मेटिव कंटेंट, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है व्हाट डज द एफआईआर स्टैंड फॉर, तो एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, आप सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज सीबी स्टैंड फॉर, सीबी का मतलब, सीबी यानी यार आपका रिज्यूमे, पहले रिज्यूमे थोड़ा सा और स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा तो उसको हम सीबी बोलेंगे, वो सीबी को हम फुल फॉर्म में बोलते हैं करिकुलम विटे, है ना, करिकुलम विटे, ठीक है ना, करिकुलम विटे, ऑप्शन ए आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ अ सीबी टाइपिकली कम फर्स्ट, तो हमारे सीबी में सीबी शॉर्ट में सीबी ही बोलते हैं, करिकुलम विटे बहुत है ना रेयरली बोला जाता है, इन शॉर्ट सीबी बोला जाता है। तो सीबी यानी कि आपका रिज्यूमे, तो उसमें सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, चारों में से जो ऑप्शन दिए गए हैं, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स, एजुकेशन या पर्सनल इंफॉर्मेशन, क्या रहेगी, तो पर्सनल इंफॉर्मेशन सबसे ऊपर आएगी सीबी में। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ हेडलाइन इन अ ब्लॉग पोस्ट, तो हेडलाइन ब्लॉग, एक ब्लॉग पोस्ट किया आपने, उसमें जो हेडलाइन लिखी है उसका क्या रोल होगा, तो जो रीडर्स होते हैं उनका अटेंशन कैप्चर करना, है ना, ध्यान खींचना, रीडर्स का, पढ़ने वालों को ध्यान खींचना, और समराइज द कंटेंट, तो कंटेंट को कम शब्दों में समझा देना एक हेडलाइन का, और टू इम्प्रूव सर्च इंजन रैंकिंग, तो सर्च इंजन के रैंकिंग में आना, तो एग्जैक्टली ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, तीनों ही रोल पे करता है ये। अगला क्वेश्चन होगा आपका व्हाट शुड यू डू आफ्टर फाइलिंग एन एफआईआर, तो एफआईआर फाइल करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, फॉलो अप विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, क्या है ना, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनके अनुसार कार्य करते रहें, उनको फॉलो करते रहें, और प्रोवाइड एनी एडिशनल एविडेंस और इन्फॉर्मेशन इफ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत हो तो जो कुछ एविडेंस वगैरह आपके पास हो, इन्फॉर्मेशन हो तो वो आप बताएं, और कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, तो जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस चल रही है उसमें वो कोऑपरेट करें। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन डी इज योर आंसर। तो फ्रेंड्स ये 50 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए थे, कुछ मिनट जरूर लगे हैं, अन्य क्लासेस से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बोल दिया था। 50 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, और 50 के 50 क्वेश्चन ही पूरे के पूरे हाई वोल्टेज क्वेश्चन है, हाई वोल्टेज वाले, कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, कई बार आए हैं, चाहे आप बात करें 23 की, 24 की, 25 की, है ना, आए हैं, 26 में भी संभावनाएं अत्यधिक बनी हुई। लेकिन अगर आप और ज़्यादा मैक्सिमम पढ़ना चाहते हैं, समय आपके पास में थोड़ा डीपली पढ़ना चाहते हैं, कोई चांसेस नहीं छोड़ना चाहते, तो फ्रेंड्स आप यहाँ नोट्स भी परचेस कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। नोट्स लेने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करना होता है, यानी सब्सक्रिप्शन लेना होता है, एक छोटा सब्सक्रिप्शन। बेसिकली तो इसका जो प्राइस होता है सब्सक्रिप्शन का वो 399 था, लेकिन एग्जाम के चलते हुए इसको 50% से भी ज़्यादा डिस्काउंट करते हुए 149 रुपये रखे गए हैं सब्सक्रिप्शन प्लान। ठीक है, इसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, व्यक्तित्व विकास और डिजिटल जागरूकता, ये सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हो जाते हैं। मैक्सिमम स्टोरीज के साथ में क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत आसान में, इन्हें पढ़ लेंगे तो एक भी क्वेश्चन उसके बाद एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। नंबर दिए गए हैं, आप चाहे तो आप इस नंबर पर, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देंगे, तो आपको वहां पर पूरी प्लानिंग समझा दी जाएगी, कैसे आपको सब तुरंत सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, कोई बड़ी प्रोसेस नहीं होती है। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, इस नंबर पर सेंड करेंगे, हमारी टीम की ओर से आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा, मुझे रिप्लाई करेंगे, दूसरे तीसरे मैसेज में आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, और चौथे पांचवें मैसेज में आपको नोट्स की लिंक मिल जाएगी, डाउनलोड करें, आसानी से पढ़ते रहें।
ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। हाँ यार, एक बात तो मैं आपको स्टार्टिंग में बोली थी, मैं अब फिर बोलूंगा। मैंने अपनी जो भूमिका थी वो पूरी निभा ली है, अपनी पूरी ज़िम्मेदारी मैंने निभाई है सेशन लेकर के आकर के। अब आपकी ज़िम्मेदारी है सेशन को लाइक करना, शेयर करना, और नहीं जुड़े अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहे। ठीक है ना? और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगला कौन-सा सब्जेक्ट ऐसा है जिस पर अभी तक मॉडल पेपर नहीं आए हैं, जिस पर आप मॉडल पेपर देखना चाहते हैं। मिलेंगे कल वाले सेशन में। कल वाले सेशन में कहाँ, मॉर्निंग में ही मिलने वाले हैं। मॉर्निंग में 9 बजे फिर से एक मॉडल पेपर पर चर्चा करेंगे, थर्ड ईयर के अंतर्गत ही। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन। थैंक यू। थैंक यू। जय हिंद।